श्री राधा नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी सब? मैं आप सभी लोग को कार्टून्स बोल रहा हूँ। कार्टून्स क्यों? क्योंकि कार्टून्स को देख के अच्छा लगता है ना, तो उसी तरह मुझे आप लोग को देख के अच्छा लगता है। आप सब बोलेंगे कि कैसे आप देख सकते हो सर? क्यों नहीं देख सकता? क्या मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाया हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं जानता हूँ। कुछ लोग अभी सो के देख रहे हैं लेक्चर, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल को ऊपर करके ऐसे देख रहे हैं, कुछ सब चला रहे हैं और एक ऑप्शन में रील्स लपेट रहे हैं। तो मैं उन सभी तरीके के बच्चों को मैं जानता हूँ। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक। ये जो लेक्चर है ये कहाँ पे आएगा, मैं कौन हूँ? तो इस चैनल का, इसको मैं चैनल नहीं बोलता, इसको मैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एक परिवार है, हम लोग एक साइंटिफिक साइंटिस्ट हैं। मैं साइंटिस्ट बनने वाला हूँ, आप साइंटिस्ट भी बनने वाले हो, हम सब बन रहे हैं और हम सब एक टारगेट को लेने के लिए, अचीव करने के लिए हम एक रास्ते पे निकले हैं। जिस रास्ते पे मैं आपको मिला हूँ, आप मुझे मिले हैं। इस चैनल का नाम है गोपाल गणेश बायोलॉजी। बायोलॉजी समझ के ये मत समझना कि इस पे सिर्फ बायोलॉजी आएगी, इसमें फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी और बायोलॉजी तो आएगी ही आएगी। ठीक है? तो इस क्लास 7th में हम लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि क्लास 7th में हम लोग को साइंस में कौन कौन से चैप्टर को स्टडी करना है, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे और टोटल कितना दिन लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए। आप सब यूटी दे चुके हैं, तो उसके बाद का बात होगा कि कैसे फिर और हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज का पहला क्लास है। इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा हूं अपने बारे में, इसके बाद सीधे मैं टॉपिक में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, अपने बारे में नहीं बताऊंगा। और एक बात, अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम गणेश दत्त शर्मा है। मुझे आप गणेश दत्त शर्मा बुलाओ, गणेश भैया बुलाओ या जीडी शर्मा बुलाओ, ठीक है? मैंने क्लास 10th में, मैंने ओलंपियाड में, 9th के एंडिंग में और 10th के शुरुआत में, मैंने क्लास 9th के एंडिंग में और 10th के शुरुआत में मैंने ओलंपियाड में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल रैंक हासिल की है, मतलब अचीव की है। मैं सिल्वर मेडलिस्ट भी रहा हूँ, मैंने इंटरनेशनल रैंक भी अचीव की है। मुझे साइंस में सिल्वर मेडल मिला है, इंग्लिश में सिल्वर मेडल मिला है और जीके में भी मुझे इंटरनेशनल रैंक मिली है। मैं टॉप 4 बच्चों में था सिंगापुर में, और भी ज़्यादा, सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, जितना भी आप ले लो, उन सभी में मेरी 4 रैंक की। मेरे स्कूल में कंडक्ट हुआ था ओलंपियाड, उसमें मुझे इतनी रैंक मिली है। इंग्लिश में मुझे सिल्वर मेडल भी मिली है और प्लस इंग्लिश में मैं अपने स्टेट में 2nd रैंक अचीव किया था। फर्स्ट अचीव करता तो आज सिंगापुर में होके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता। ठीक है? इसके बाद और क्या बताऊं मैं, कि मैं अपने क्लास 6th के जर्नी में, क्लास 6th 7 8 9 10th के जर्नी में, इन सभी के जर्नी में मैंने सोशल वर्क भी किया है, जिसमें मैंने अपने पीयर्स के ग्रुप और स्पेशल अपने पीयर के ग्रुप के साथ मिल के हमने सोशल वर्क भी किया है, जिसमें हमने किसको मदद किया, मतलब बेसिकली मैं तो स्कूल में पढ़ रहा था, तो हमारे स्कूल ने मदद किया, हमारे स्कूल ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम इम्पैक्ट कर सके अपने सोसाइटी के लिए। देखे ना, साइंस का रोल आया ना, इम्पैक्ट डालना सोसाइटी में। हमने स्पेशल चिल्ड्रेन, मतलब स्पेशल जितने भी बच्चे होते हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है, उन सभी के लिए हमारे स्कूल में एक कंपटीशन रखा गया था। एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अनमेस, जो सोशल वर्क करवाती थी, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन हुआ और उस ड्राइंग कंपटीशन में मैंने फुल अच्छा मार्क्स बोल दो, या मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिससे मुझे सर्टिफिकेट मिला। और उससे सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट मिला? उससे ये इम्पैक्ट मिला कि जितने भी बच्चे ने उस फॉर्म को फिलअप किया, उस फॉर्म को फिलअप करने से उसका जितना भी अमाउंट था, वो सब अमाउंट डोनेट हो रहा था उन सभी बच्चों के लिए। ठीक है? उसके बाद आता है कौन सा पीरियड? क्लास 10th का, बोर्ड का। बोर्ड में मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स अचीव किया। उसके बाद 11th 12th का बात हुआ। 11th 12th में मैंने डिस्टिंक्शन मार्क्स, मैंने सीबीएसई में मैंने अचीव किया डिस्टिंक्शन मार्क्स, जिसमें
12th के साथ मैंने नीट का भी पेपर दिया, मैंने आइज़र आईआईटी का भी पेपर दिया, जिसमें नीट में भी मुझे बहुत बढ़िया मार्क्स है और आइज़र आईआईटी में भी मुझे बहुत बढ़िया मार्क्स है, जिसको आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है, जिसके थ्रू मुझे आइज़र भी अलॉट हो रही थी, लेकिन मेरे स्टेट से बहुत दूर थी, जिसमें उतना दूर जाना उस एज में मेरे हिसाब से उतना मुझे कंफर्टेबल लगा नहीं। लेकिन मुझे जाना तो था रिसर्च ही में, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने और एक्सप्लोर किया। तो मैं देना कि आप बीएस कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप आईआईटी जैम का पेपर दे सकते हो, आप सीयूटी पीजी का पेपर दे सकते हो, आप अपने एमएस में इतना बढ़िया कर सकते हो, बीएस में इतना बढ़िया कर सकते हो कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट में मिल सकती है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने बीएस को चुना, बैचलर इन साइंस डिग्री। मेरी स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में है। इस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में अपने ड्यूरिंग दी बैचलर डिग्री मैंने फर्स्ट ईयर ही में मैं यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं अपने कॉलेज में मैंने बहुत बढ़िया रैंक भी अचीव किया और प्लस उसके मैं टॉप 4th में भी था और प्लस उसके साथ मुझे डिस्टिंक्शन भी है मेरे ऑनर्स सब्जेक्ट में एज वेल एज मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी। उसके साथ ही सेकेंड ईयर में भी मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स है और थर्ड ईयर में और एक ऑनर्स में तो है ही है डिस्टिंक्शन, प्लस थर्ड ईयर में और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड हुआ, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट को बोला जाता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। क्योंकि मेरा डिग्री इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा। तो जब मैंने उसे भी पढ़ा तो उसमें भी मुझे डिस्टिंक्शन है, उसमें भी मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया है, केस स्टडी किया है कि किसके ऊपर, मशरूम एक टॉपिक था कि मशरूम मार्केट को स्टडी किया, जिसमें अगर मुझे मशरूम कंपनी अगर बनानी पड़ी तो उस कंपनी के लिए कितना कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग दैट कंपनी, कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंस खर्च होगा, कितना अमाउंट बचेगा, क्या क्या करना होगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबसे कम अमाउंट में सबसे ज़्यादा सेल कैसे होगा, वो मैंने प्रोजेक्ट वर्क किया। वाइवा में भी मैं फुल मार्क्स होने में सिर्फ 1 मार्क्स कम था, मतलब 50 में मुझे 49 मिला हुआ है वाइवा में। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने मेंटोर के बारे में जानें कि जो आपको पढ़ाएगा क्या वो साइंस को अच्छे तरीके से फील किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने अपने ये किया और ड्यूरिंग माई बैचलर मैंने इंटर्नशिप भी करी एक सेक्टर में। फूड माइक्रोबायोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें हमने किसको स्टडी किया, हमने फूड माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते करते हमने उसका एप्लीकेशन देखा किसमें, फूड सेक्टर में, जिसमें कौन सा इंडस्ट्री आता है, डेयरी इंडस्ट्री। उस डेयरी इंडस्ट्री में मैंने इंटर्नशिप भी करी है। उस इंटर्नशिप में 1 मंथ का इंटर्नशिप था। उस 1 मंथ के इंटर्नशिप में मैं क्वालिटी कंट्रोलर का भी रोल प्ले किया हूँ, जिस क्वालिटी कंट्रोलर का ये काम होता है कि उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो रखो, सेल करो, बहुत बढ़िया। अगर बुरा है तो उस बुरे को भी हम अच्छा कैसे बना सकते हैं और उससे हम लोग कैसे कॉस्ट जनरेट कर सकते हैं, ये मेरा काम था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरे एमएससी का फेज़। एमएससी के फेज़ में जो अभी मैं जी रहा हूँ, इस मास्टर के फेज़ में मैंने सीवीटी पीजी दिया। सीवीटी पीजी मैंने लाइफ साइंस में दिया, बॉटनी में भी दिया, जूलॉजी में दिया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में दिया और सभी में मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं एलिजिबल हूँ कि मैं इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके मैं एडमिशन ले सकता हूँ। और अभी काउंसलिंग का फेज़ चल रहा है तो अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ। तो यही मेरी जर्नी है और इस पूरे जर्नी में मैं थ्रू आउट क्लास 6 से लेके अभी तक 2014 से लेके 2026 हो गया, इन सभी में मैं हमेशा से टॉप 10 में रहा हूँ। कभी भी टॉप 10 बोलने का मतलब है कि टॉप 10, और उसमें भी मैं कभी-कभी मैं सिंगल डिजिट में भी रहा हूँ ड्यूरिंग माई बैचलर भी। तो इसीलिए आई एम द राइट पर्सन जो आपको गाइड कर सकता है साइंस में, क्योंकि मैं साइंस को जिया हूँ। हो गया, अब इसके आगे क्या? अब आप बोलेंगे कि सर आप तो अपने बारे में बता दिए, हम लोग का क्या? आप लोग भी बहुत बढ़िया करेंगे। आप सबने सबसे अच्छा डिसीजन क्या लिया कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो। आपके टाइम पे यूट्यूब है, टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करें। यूट्यूब से भी पढ़ के लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट का आप वीडियो भी देखते होंगे कि इन बच्चे ने यूट्यूब से पढ़ा, इसको इतना मार्क्स अचीव हुआ। जितने भी सेक्टर है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा। हाँ, और एक बात बताना भूल गया मैं कि मैं अपने बैचलर ही में मैं एडटेक जर्नी को भी जी रहा हूँ और अभी भी जी रहा हूँ मैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को भी जॉइन किया जिस ऑर्गेनाइजेशन पे मैं ट्यूशन भी पढ़ता था।
तो उस ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने अपने फर्स्ट ईयर पे मैंने सिर्फ डाउट क्लियरिंग पे ध्यान दिया, कंटेंट राइटिंग पे ध्यान दिया, बुक कैसे लिखी जाती है, बुक में को क्या क्या प्रॉब्लम है उसको एडिट करना, ये सब किया। उसके लिए अगले साल 2023 को मैंने अपना पहला ऑफलाइन बैच लिया क्लास 8th वाले बच्चों के लिए, जो बैच में अप्रॉक्स 50 to 40 बच्चे थे। 5:30 PM पे मेरा पहला बैच स्टार्ट होने वाला था। टॉपिक का नाम था सेल, जिसको मैंने लिया और बच्चे को भी समझ में आया, अच्छा मिला, और जिससे मुझे पता चला कि हाँ, रिसर्च के साथ साथ मैं इस जर्नी को भी फील कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही बात है। अब इसमें हम लोग साइंस को पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, और आपको बस जुड़े रखना है, मेरे साथ चलना है, चलेंगे सब बढ़िया हो। मैं ही साइंस का अच्छा टीचर हूँ ये सही नहीं है, लेकिन मैं ही साइंस का अच्छा टीचर हूँ क्योंकि मेरे ही से पढ़ के आपको फुल मार्क्स आएगा, ये अच्छा बात है। मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ ये जरूरी नहीं, लेकिन मेरे ही से पढ़ के फुल मार्क्स आएगा ये जरूरी है, क्योंकि सबका आया है, सबका मैं देखा हूँ। मेरे से साइंस पढ़ोगे इस बात का तो गारंटी है कि आपको पहले साइंस से डर लगता हो या कुछ भी, लेकिन मेरे से पढ़ोगे तो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट साइंस बन ही जाएगा, और ये आप देखोगे, ये आप फील करोगे। बिल्कुल, वीडियो को स्किप करने का जरूरत है नहीं, जैसे चल रही है वीडियो को चलो, क्योंकि बहुत सारे आप ही में से ग्रुप के बच्चे चले गए होंगे, उन लोग को भूख लगी होगी, घूमने जाना होगा सब, कि क्या फालतू का बकवास सुनूं। लेकिन जो टिक किया वो जीत गया। क्या बोला मैं? जो टिक गया वो जीत गया। अब देखते हैं सीबीएसई क्लास 7 साइंस के सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली मैं सिलेबस का हर एक टॉपिक बताऊंगा और आप उसको बस देखना है, नोट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, बस देखते जाओ। सबसे पहले एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, क्लास 6 में जो पढ़े थे वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है, जिसमें वो और थोड़ा एक्सटेंड करके एनसीईआरटी ये बताती है कि अब साइंस और कितना एडवांस हो गया है। एक क्लास में और साइंस ये समझती है कि आप क्लास 6 पढ़े हैं, जबकि उसको ये नहीं पता। इधर आओ, हाँ हाँ इधर आओ, उधर खिड़की की तरफ मत देखो, इधर देखो कैमरा में, हाँ, कि आप साइंस बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अरे पढ़े हो यार, तब ना क्लास 6 पास किए। देखो, तो ये सिर्फ एक दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक दिन में टू द पॉइंट बात कंप्लीट करेंगे, खत्म। मेन इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिड बेस और न्यूट्रल मतलब सॉल्ट का बात हो रहा है। अगर एसिड बेस सॉल्ट समझ में नहीं आएगा तो क्लास 11th का केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है क्या इक्विलिब्रियम, उसका बफर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप साइंस लेने वाले हो तो। इलेक्ट्रिसिटी अगर अभी नहीं समझोगे तो क्लास 10th में दिक्कत होगा, क्लास 10th में दिक्कत होगा तो क्लास 12th में दिक्कत होगा। समझ जाओ कितना रोल है इंपॉर्टेंट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर अभी नहीं समझोगे तो क्लास 10th में समझ में नहीं आएगा, क्लास 10th में नहीं समझ में आएगा तो क्लास 11th में नहीं समझ में आएगा। फिजिकल और केमिकल चेंज अगर अभी समझ में नहीं आएगा तो क्लास 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होगा उसमें फिजिकल और केमिकल का हल्का हल्का कॉन्सेप्ट टच आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडोलेसेंस, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज, मतलब एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाना जिस स्टेज को हम बोलते हैं कि अब हम धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, हमें सही और गलत पता है। क्या मैं बोला? हमें सही और गलत पता है। तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई के साथ साथ वीडियो को खोल के रख के और एक ऑप्शन में जाके दूसरा चीज करना गलत है, तो ये सही और गलत का जो अंतर है ये समझ में आएगा। इसके बाद हीट ट्रांसफर इन नेचर, सीबीएसई क्लास 6 में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, एनिस मेजरमेंट, उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफर इन नेचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11th में जब फिजिक्स का सेकेंड बुक मतलब एनसीईआरटी का सेकेंड बुक, जिसको आप बोल दो कि आप मैकेनिक्स 2 बोलते हो, तो उस मैकेनिक्स 2 में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सब बहुत जरूरी है। क्लास 9th में भी जरूरी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं तो जरूरी है, सर्च कर लेना। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन,
टाइम एंड मोशन क्लास 6 में पढ़े हो, बस उसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सब देखना है हम लोग को बस। अब इसके बाद लाइफ प्रोसेस, अगर अभी ये समझ में नहीं आएगा तो क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस भी नहीं समझ में आने वाला। मतलब ऐसे तो समझ में आएगा, वहां पे कोई एक एक मतलब ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर अभी समझ लोगे तो बहुत अच्छा है। लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल, एनसीईआरटी इसको 2 चैप्टर में डिवाइड की हुई है, मैं एक ही चैप्टर में करवाऊंगा, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल। इसके बाद लाइट अगर क्लास 7th में नहीं समझ में आया, क्लास 8th में समझ में नहीं आएगा, क्लास 8th में समझ में नहीं आएगा, क्लास 10th में समझ में नहीं आएगा, क्लास 10th में समझ में नहीं आएगा तो क्लास 12th में समझ में नहीं आएगा। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितना बार ये घूम रहा है तुम्हारे पूरे कैरियर में। क्लास 10th तक तो सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते लाडले, वहां तब तो यही करना पड़ेगा, तो उसमें तो लाइट को सही से पढ़ना पड़ेगा, तो अभी पढ़ लो, काम खत्म। 8th में भी वही चीज, 10th में भी वही चीज, 12th में बस थोड़ा सा बड़ा। अर्थ मून एंड सन, अर्थ मून एंड सन अभी क्यों पढ़ना, क्योंकि क्लास 6th में तुम पढ़े हो, क्लास 6th में तुम बियॉन्ड द अर्थ पढ़े हो, तो उस बियॉन्ड द अर्थ का एप्लीकेशन अभी पढ़ना है, जिसको एस्ट्रोफिजिक्स भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी कभी भी साइंस को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 10th तक डिवाइड नहीं करती है, जबकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ाती है, तो करना बहुत जरूरी है। अब एवरेज रहने का टाइम नहीं है, अब टॉपर बनने का टाइम है। तुम पहले एवरेज थे, मुझे उससे मतलब नहीं है, आज तुम टॉपर हो और कल तुम टॉपर रहोगे, ये जरूरी है। टोटल कितना डेज लगेगा, 41 डेज। मैं 41 मतलब 40 से 41 42 डेज का मैं बफर लेके चल रहा हूं। ये अच्छे से देख लो, ये एक आईना है, इस आईने में तुम अपना शक्ल देख लो चैप्टर के थ्रू कि ये चैप्टर हम लोग डील करेंगे। टोटल 12 चैप्टर है, जिसे मैं 11th किया हूं, तो 11 चैप्टर है जिसे हम लोग 41 डेज में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आएगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कौन से चैनल पे, गोपाल गणेश चैनल पे, गोपाल गणेश बायोलॉजी चैनल पे। इस गोपाल गणेश बायोलॉजी चैनल पे कौन कौन रहने वाला है, फ्यूचर साइंटिस्ट रहने वाला है, फ्यूचर डॉक्टर रहने वाला है, फ्यूचर इंजीनियर रहने वाला है, फ्यूचर रिसर्चर रहने वाला है, कुछ भी बोल दो, वो सब ये चैनल पे रहने वाले हैं, मतलब आप सभी के रूप में इस चैनल पे। अब मैं बस ये बता देता हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना है ऑनलाइन क्लास करते हुए, जिसके ऊपर में अभी तक कोई वीडियो नहीं बना है यूट्यूब में। मेरा गारंटी है यूट्यूब में वो वीडियो नहीं बना है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। आधे बच्चे छोड़ के चले गए होंगे वीडियो को, लेकिन जो अभी लास्ट तक टिके हुए हैं वो अंत तक भी टिके रहेंगे और वही जीतेंगे। रेस देखा है ना, रेस शुरुआत करने वाला बहुत आदमी रहता है, लेकिन जो शुरुआत करते हुए लास्ट तक पहुंचता है वही विनर होता है। बस वही करना है। इसमें मैं क्या देने वाला हूं, मैं 4 चीज देने वाला हूं। 4 मतलब इसको 4 चॉकलेट पॉइंट बोल दो या 4 कुछ भी बोल दो। गणेश सर का बात क्या है ये देख लो। सबसे पहला मैं जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट दूंगा। सर ये जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट क्या है, जी स्क्वायर कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बुक में अवेलेबल रहता है लेकिन कॉम्प्लेक्स वे में, तो उसको मैं सिंपल में सही तरीके से बता दूंगा। उसके बाद जो तुम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हो, जब तुम्हारे स्कूल में टीचर जब तुमको बोलती है या बोलते हैं उस टाइम पे भी, तो इसको नहीं करके सीधे बर्ड बनाना है हम लोग को। चिड़िया या तोता तो तुम लोग का उड़ता है जब तुम लोग साइंस पढ़ते हो, तो वो तोता जो उड़ता है वो नहीं उड़ाना, बुक में तोता बनाना है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेकंड हुआ। थर्ड चीज मैं दूंगा नहीं, थर्ड मैं दूंगा लेकिन 4 चीज दूंगा। बोलो क्या, संपूर्ण डीपीपी। संपूर्ण डीपीपी मतलब संपूर्ण नाम से समझ में आ रहा होगा, संपूर्ण मतलब संपूर्ण कंप्लीट, इसके अलावा और कुछ नहीं। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
हर चैप्टर के बाद एक मैं शीट दूंगा, उसके साथ उसका आंसर दूंगा, जिसको कर लोगे तुम्हारा काम खत्म। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। उसका क्वेश्चन भी एक आंसर है और आंसर भी एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आंसर दोनों ही मार्क्स है, और दोनों ही मार्क्स दोनों ही क्वेश्चन है, और दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही आंसर है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाओ। जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वही आंसर है, और जो आंसर है वही क्वेश्चन है, और जो आंसर है वही क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है वही आंसर है। आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर वही मार्क्स है, और मार्क्स आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। इसके बाद संपूर्ण डीपीपी दे दिया। बोला था मैं कि 3 चीज दूंगा नहीं, 4 चीज दूंगा। लक्की वे लक्की ऑफर, 3 के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स होगा। कार्टून कैरेक्टर्स मतलब सभी कार्टून। नाम लूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे, इसलिए नाम नहीं लूंगा। समझ जाओ, जितने भी कार्टून देखे वो सब कार्टून। हम लोग सब कार्टून को पढ़ेंगे कार्टून के साथ। ठीक है, बस ये। और एक चीज जरूर करना, ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, किसी और का वीडियो देख रहे हो, जिसका भी देख रहे हो, ये होना बहुत जरूरी है, जिसको मैं बोलता हूं टॉपर चार्ट। टॉपर चार्ट। टॉपर चार्ट सुन के ये तो नहीं लगा ना कि मैं चॉपर चार्ट बोल रहा हूं। हेलीकॉप्टर, मैं हूं उड़ता रोबोट, वो वाला नहीं। इसमें हम लोग सबसे पहले सीरियल नंबर करते हैं, चैप्टर का नेम लिखते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि सर आपने जो पहले जो सीरियल नंबर चैप्टर नेम जो लिखा वो बोला, कि हाँ बिल्कुल उसी तरह चैप्टर नेम और उसके साथ नंबर ऑफ रिवीजन, जिसमें, और मैं संपूर्ण डीपीपी में मैं एमसीक्यू नहीं दूंगा, मैं एमसीक्यू भी दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे हो जाए। इसमें हमारा सीरियल नंबर 1 मान लो, चैप्टर का नाम मान लो कि ए है, इसके साथ नंबर ऑफ रिवीजन में उतना टिक लगाते जाना है कि चैप्टर ए को तुम कितने बार पढ़े, जितने बार रिवाइज किए उतने बार टिक लगाओ। उसके बाद दूसरा बी, उसमें उसको मान लो कि उसको तुम 7 टाइम्स किए हो या 6 टाइम पढ़े हो, तो 6 टाइम पढ़े हो तो उसके बाद इस चैप्टर को कोई तुमको हरा पाएगा? इस चैप्टर में तुम अपने ही क्लास में तुम पीएचडी कर चुके हो, और तुम्हारे लेवल का इसके साथ जितना भी क्वेश्चन आ जाए उसके तुम कर लो। और याद रखना, मिनिमम कितना नंबर ऑफ रिवीजन चाहिए किसी भी चैप्टर में, एक स्टैंडर्ड और बेसिक बता रहा हूं मैं, बेसिक। किसी भी एक चैप्टर को तुमको मिनिमम 5 टाइम्स तुमको पढ़ लेना है, 5 टाइम्स, फिंगर पे काउंट होना है, 1 2 3 4 5 ऐसे। ये 5 बार अगर तुम पढ़ ले, उसके बाद तुम्हारा मर्जी तुम क्या करो। तुम 5 बार पढ़ लिए किसी भी एक चैप्टर को, तुम्हारा काम खत्म। और उसको कैसे पढ़ोगे? पहले वाले में वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, डीपीपी करना है। दूसरे बार रिवीजन में सिर्फ नोट्स पढ़ना है, डीपीपी बनाना है। तीसरे बार में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल रहा हूं उसको पढ़ना है, डीपीपी करना है। उसके बाद फिर जो मैं भूलते भूलते जो मेरे से भूल गया उसको मुझे पढ़ना है और डीपीपी करना है, पेपर देने जाना है, बात खत्म। इतना ही करोगे तो 41 डेज में तो तुम्हारा हाफ ईयरली आ जाएगा, हाफ ईयरली में अच्छा नंबर और एनुअल में भी अच्छा नंबर। तो जितना बगल वाला तुमको बोल रहा था कि तुम अचीव नहीं कर सकते हो, तुम अचीव कर सकते हो, और तुम विनर हो, तुम ही विनर हो। यू आर हेयर टू विन, नॉट टू लूज। ठीक है, यही है, बस इतना ही करना है। थैंक यू इतना देर सुनने के लिए, इतना देर झेलने के लिए। गो गणेश बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अपने सभी सराउंडिंग के साथ फैला दो। ये आर्मी जो है गो गणेशियन का, गोपाल गणेशियन का, ये आर्मी बहुत ज्यादा होना चाहिए। बस चलो, नमस्ते, राधे राधे। गोपाल गणेशियन, गो गणेशियन नहीं, गोपाल गणेशियन। ठीक है, चलो बाय बाय।